बहुत पहले हाथीदह में डच व्यापारियों ने एक कोठी बनाई थी और बाघर की सिंचाई के लिए एक पवन चक्की बनवाई थी। 30 फीट ऊंचाई पर लोहे के फ्रेम के ऊपर एक विशाल चक्र हवा में तेजी से घूमता था और नीचे के गहरे कुएं से किसी अनोखे तरीके से पानी उठकर नालियों के जरिए बाग के भीतर बहता था। 1700 शताब्दी की एक तकनीकी उपलब्धि, वही कोठी और पवन चक्की अब नारायण राय के हाथ में है। 1942 की आंधी में पवन चक्की का चक्र टूटकर गिर गया और फिर 50 के दशक में जमींदारी प्रथा का अंत हो गया। तब तक कोठी की हालत जर्जर हो चुकी थी और पवन चक्की का लोहे का मंच चोरों ने तोड़ कर ले लिया था। प्रकृति शून्यता को सहन नहीं करती और वहां उग आया घना जंगल। हाथीदह रेलवे स्टेशन से भागीरथी के किनारे स्थित उस कोठी तक की दूरी लगभग 1 मील है। स्टेशन छोटा है, कभी कभी ही 2-4 यात्री उतरते हैं ट्रेन से। ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर अब केवल बैलगाड़ी ही दिखाई देती है। कई योजन की दूरी तक इस इलाके की सूरत अब तक आधुनिक नहीं हो सकी है। हाथीदह एक बड़ा गांव है। वहां जाने के लिए स्टेशन से उस जर्जर रास्ते से होते हुए कोठी के जंगल के नीचे भागीरथी की नाव पार करनी पड़ती है। जुलाई महीने की एक शाम, जैसे ही ट्रेन से उतरे जोरदार बारिश शुरू हो गई। अकेला होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन साथ में थी मेरी पत्नी, अपने मायके हाथीदह जा रही थी। इसलिए मैंने भी दामाद जी की तरह पारंपरिक कपड़े पहने हुए थे और उर्मी भी पूरी सज धज के साथ तैयार थी। साथ में कुछ बंडल भी थे। स्टेशन के बरामदे तक पहुंचते पहुंचते हम दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। बूढ़े स्टेशन मास्टर ने जीप से चुक चुक की आवाज करते हुए कहा, क्या हाल हुआ है? ससुर साहब हाथीदह के क्षेत्र प्रमुख हैं, एकमात्र बेटी के पिता। बात थी कि एक बैलगाड़ी आएगी और साथ में एक चौकीदार भी होगा। बातचीत में लगे स्टेशन मास्टर ने इधर उधर खबर लेकर फिर जीप से चुक चुक की आवाज निकालते हुए कहा, ये ट्रेन आने वाली थी दोपहर 12 बजे, पर 6 घंटे लेट, इसलिए आपके ससुराल वाले वापस चले गए। मैं पूछ कर बताता हूँ। गिरिया, अरे ओ गिरिया, सुन इधर। नीली वर्दी पहने एक रेल कर्मचारी, हाथ में एक भूतिया रेल लालटेन लिए न जाने कहां से आकर बोला, बोलिए टीसन बाबू। अरे तूने देखा क्या? बैलगाड़ी लेके कोई आया था पैसेंजर लेने। हाँ, চলে গেল 5টার সময়। শুনলাম কি আর ওয়েট করলে খেয়ার নৌকো মিলবে নাই, বলদ গাড়ি পার হবে নাই। फिर कल सुबह में नौको मिलबे, इसीलिए चले गेलू। बेचारी उर्मी के चेहरे की तरफ देखते ही मुझे दया आ गई। नहीं तो मैं तो अगली ही ट्रेन से वापस चला जाता। ये भी कोई अजीब तमाशा है। जब तक गाड़ी नहीं आती कम से कम किसी को स्टेशन पर तो छोड़ देना चाहिए था। स्टेशन बाबू ने हाँ में हाँ मिलाते हुए आश्वासन दिया, चिंता मत करो, रात को इधर ठहर जाओ, कल सुबह। लेकिन उर्मी से रहा नहीं गया। वह मेरी बात काट कर बोल पड़ी, सिर्फ तो 1 मील का रास्ता है, तुम बड़ा वाले सूटकेस लोगे, मैं छोटा वाला। स्टेशन बाबू मुस्कुरा उठे। मायके के इतने पास आके उनका मन मचल रहा है। पर ये बारिश, लेकिन उर्मी ने सख्त लहजे में कहा, बारिश अभी थम जाएगी, लेकिन नाव मुझे देखते ही तुरंत पार कर देगा। ईशान माझी मुझे जानता है। आखिरकार स्टेशन मास्टर ने हार मान ली। मैंने भी उर्मी की बात का समर्थन किया, लेकिन मन में डर बना ही रहा। उर्मी के शरीर पर कुछ गहने थे और सूटकेस में भी कीमती सामान रखा हुआ था। अखबारों में पढ़ा है, उस इलाके में चोरी डकैती की खबरें आम हैं। उधर बारिश भी थमने का नाम नहीं ले रही थी।
कुछ देर बाद एक मालगाड़ी आई, थोड़ी देर रुकी और फिर चल पड़ी। तभी देखा बरसाती पहने एक पुलिस अधिकारी साइकिल और टॉर्च लिए गार्ड साहब के डिब्बे से नीचे उतरे। स्टेशन बाबू ने उल्लास भरी आवाज में कहा, वो देखो, हाथी डाहो का दारोगा साहब आ गए हैं। दारोगा बाबू का नाम नीलमाधव चक्रवर्ती था। वे अगले स्टेशन की ओर एक गांव में हुए दंगे की जांच के सिलसिले में गए थे। हमसे परिचय लेकर बोले, चिंता की कोई बात नहीं है। बस मैडम जी थोड़ा सा चल सके तो हो जाएगा। उर्मी ने कहा, चल लूंगी, मैं तो गांव की ही लड़की हूँ। बारिश धीरे धीरे थमती थमती आखिरकार रुक गई। उस समय रात के 9:30 बज चुके थे। हमें हैरान करते हुए बादलों के बीच से एक चमचमाता चांद निकल आया। भीगी धरती पर उसकी चांदनी की झलक अद्भुत रहस्य से भरी लग रही थी। हमने रास्ते पर चलना शुरू किया। दारोगा बाबू अपनी साइकिल हाथ में थामे मेरे साथ साथ चल रहे थे, बातचीत करते हुए। उर्मी पीछे पीछे चल रही थी। बीच बीच में दारोगा बाबू सावधान करते जा रहे थे। देख के, कीचड़ है, पानी है, सावधान। सड़क के दोनों ओर खुले मैदानों में पानी चमक रहा था, जैसे हल्की नीली धुंध की एक परत पूरे वातावरण में फैली हो, और कीड़ों की तीखी आवाजें पूरे किनारे गूंज रही थी। कहीं कहीं 1-2 पेड़ खड़े थे। उन पेड़ों पर जुगनुओं की माला टिमटिमा रही थी और कहीं दूर से सियारों की आवाजें आ रही थी। सौभाग्य से दोबारा बारिश नहीं हुई। बादल के टुकड़े चांद के ऊपर से बहते जा रहे थे, जिससे कभी उजली चांदनी बिखरती तो कभी हल्का अंधेरा। एक अद्भुत रोशनी और छाया का खेल चलता रहा। आधा मील चलने के बाद दूर एक लालटेन दिखाई दी। जैसे ही लालटेन पास आई, दारोगा बाबू ने टॉर्च जलाकर हंसते हुए कहा, रतु चौकीदार आ रहा है। जो भी बोलो साहब, इस एरिया के लोग बेसिकली अच्छे हैं। अब देखिए, रतु को महीने में सिर्फ 5 रुपया मिलता है, लेकिन जिम्मेदारी देखिए, मेरे लिए निकल पड़ा है। नीली वर्दी पहने एक चौकीदार ने सलाम ठोका और दांत निकालकर मुस्कुराया। बड़े साहब हो क्या? अच्छा ही हुआ, बाबूजी ने मुझे भेज दिया। बैलगाड़ी भेजा था, लेकिन समझ गया, उसका आना दारोगा बाबू के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए ही था। दारोगा बाबू भी यह भांप गए और झुंझलाकर बोले, बत्ती सी क्यों दिखा रहा है, भूत कहीं का। इनके सूटकेस कौन उठाएगा? मेरे ऐतराज के बावजूद बेचारा रतु चौकीदार दोनों सूटकेस सिर पर उठा लिया और एक हाथ में लालटेन टांग कर हमसे आगे आगे चलने लगा। थोड़ी देर बाद हम ऊंची कोठी के जंगल के उत्तर छोर से घूमकर घाट पर पहुंचे। बरसात की नदी अब दोनों किनारों तक भर चुकी थी, बहुत चौड़ी लग रही थी। किनारे पर ईशान माझी का झोंपड़ा था। रतु उसे आवाज लगाने लगा, यहां तक कि दारोगा बाबू का नाम लेकर डांट भी लगाई, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी ही देर में पता चला कि चौकीदार को पार उतार कर ईशान माझी अपने घर चला गया है। उसका गांव इस कोठी के दक्षिणी छोर के उस पार है। दारोगा बाबू झुंझलाकर बोले, उसको तो कल देख लेंगे। रतु, नाव लेके चल तू। बड़े साहब, मैं तो नाव नहीं चला सकता। ऊपर से नदी भी भर चुकी है, तेज तूफान चल रही है। उस बार की तरह बीच धार में डूब जाऊंगा बड़े बाबू। रतु डर के मारे हकलाते हुए कुछ बोलने ही जा रहा था कि अचानक छर्र छर्र करती बारिश फिर से शुरू हो गई। ईशान माझी का झोंपड़ा यानी एक ओर से खुला छोटा सा घास फूस का बना टपरा, उसी में हम घुस गए। देखा, टपरे की छत जगह जगह से टपक रही थी और तेज हवा की वजह से बारिश भी अंदर घुस रही थी। एक छोटे से हिस्से में 4 लोग, 2 सूटकेस,
और ऊपर से बदतर होता मौसम। छत तेज हवा से चरमराने लगी। तभी चौकीदार अचानक बोला, बड़े साहब, कोठी बाड़ी में चलते हैं। वहाँ एक कमरा है। एक साधु कुछ दिन से वहाँ रह रहे हैं। चलिए वहीं चलते हैं। छाता लाना याद नहीं रहा था। गनीमत थी कि चौकीदार लेकर आया था। मैं और उर्मी उसी छाते के नीचे, दारोगा बाबू बरसाती के भीतर साइकिल ठेलते हुए और चौकीदार लगेज लेकर टॉर्च की रोशनी में ऊंचे झाड़ झंखाड़ के बीच से जैसे किसी पहाड़ी पर चढ़ाई कर रहे हों, बहुत मुश्किल से कोठी तक पहुंचे। तब तक आसमान फिर से काला हो चुका था। बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। टॉर्च की रोशनी में हम सामने वाले कमरे में घुस गए। यह कमरा किसी तरह अब भी सलामत था। बरामदा भी ठीक ठाक था। दारोगा बाबू ने टॉर्च घुमाई। अंदर एक सिंदूर लगा त्रिशूल, माँ काली की जड़ी हुई तस्वीर, पूजा की कुछ निशानियां और एक कोने में गोल कर रखी गई एक चटाई सी बिछावन दिखाई दी। लेकिन साधु बाबा नहीं थे। दारोगा बाबू ने वह बिछावन उलट कर देखा, फिर उसे किनारे खिसका दिया। नाक सिकोड़ते हुए बोले, साधु बहुत ही गंदा है। चौकीदार बुझी हुई लालटेन को जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह किसी तरह भी नहीं जली। पानी घुस गया था। जैसे ही जलती वैसे ही दब से बुझ जा रही थी। दारोगा बाबू ने बरसाती जमीन पर बिछाकर कहा, कम से कम मैडम को बैठने दीजिए, हम लोग जमीन पर बैठ जाएंगे, क्या ही कर सकते हैं। चौकीदार टूटे दरवाजे की चौखट पर बैठकर बारिश देखने लगा। दारोगा बाबू अचानक ख्या ख्या करके हंस पड़े। किस्मत में और भी मुसीबत लिखा है, न जाने किसकी शक्ल देख के निकला था। अभी तो ससुराल में पलंग में बैठ के जमाई बन के ऐश कर रहे होते। भूतिया घर में भूतों के अड्डे में तूफान में फंसे हुए हैं। लेकिन साधु का डेरा है, माँ काली भी है और एक त्रिशूल भी है। वो बीच बीच में टॉर्च जला रहे थे। टॉर्च की रोशनी में त्रिशूल को देखकर उन्होंने भक्ति भाव से माँ काली और उनके पति को मन ही मन प्रणाम करते हुए माथे पर हाथ लगाया। उसी समय पास ही कहीं खरखर दमास जैसी आवाज हुई। दारोगा बाबू चौंक कर उठ बैठे और बोले, क्या रे रतू? चौकीदार बोला, लगता है पास वाले टूटे घर में कोई घुसा है। मैंने देखा। दारोगा बाबू ने तुरंत पिस्तौल निकाल ली और दरवाजे से झांकने लगे। मेरे सीने के भीतर डर की एक लहर दौड़ गई। उर्मी से मैंने कोठी के जंगलों में बाघों की ढेरों कहानियां सुनी थी। तभी फिर खड़खड़ दमास और उसके बाद धुप धुप की आवाज के साथ कोई दौड़ता चला गया। ये था पवन चक्की पार्ट 1। बहुत जल्द आने वाला है पवन चक्की पार्ट 2।